रहे हैं हम लोग। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है क्या है, इफ M is foot of perpendicular from a point P on the parabola y square equal to 4ax to its directrix and triangle, कौन सा ट्रायंगल, SPM is equilateral where S is focal, then find SP, क्वेश्चन बनाते हैं। पहले y स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया आपको, 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax क्यों बना, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कैसा होता है बना लो, ये हो गया 4ax है ना, s इसका फोकस था, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका फोकस कितना था s, a,0 होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी इसकी, x इक्वल टू माइनस है, ये होगा डायरेक्ट्रिक्स। उसके बाद क्या कहा, m is the foot of perpendicular from point P कहाँ है, पैराबोला पे लिया, m कहाँ है, डायरेक्ट्रिक्स पे, टू द डायरेक्ट्रिक्स, ये पॉइंट क्या है m, ये क्या हो गया m हो गया है ना। p क्या है आपका, p कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, x, y, p कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे आपके x, y टाइप के, राइट। सो डायरेक्ट्रिक्स क्या लिखा, p ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x टू डायरेक्ट्रिक्स एंड ट्रायंगल SPM, ये वाला ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल है, ये क्या है इक्विलैटरल मतलब ये तीनों साइड इक्वल है ना। गिवन दैट SPM is equilateral, which implies क्या हो गया, SP equal to PM equal to MS है ना। और हर एक एंगल कितना हो गया, और हर एक एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये भी कितना हो गया 60 डिग्री, ये कितना होगा 60 डिग्री, यही होगा ना भाई। सो ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, क्योंकि ये क्या था 90 डिग्री था ना इस पे, तो ये वाला बचा हुआ एंगल कितना होगा 30 डिग्री। ठीक, अब देखो आप इन ट्रायंगल, इसका नाम मैंने लिया है L, इन ट्रायंगल LMS, ठीक है। ये sin 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया LS, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया MS, यहां तक ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया 1/2 इक्वल टू LS अपॉन MS, ये आएगा। सो LS कितना है भाई, LS यहां से यहां तक कितना होगा, ये A है ना, और ये भी A है, तो LS कितना हो गया 2A, LS कितना हो गया 2A, सो MS इक्वल टू हो गया 2LS,
2 into 2a इक्वल टू कितना हो गया 4a इक्वल टू 4a। ठीक है, ms कितना हो गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ls कितना है a प्लस a 2a, 2 into 2a 4a। ms आ गया आपका, ms आ गया कितना 4a। आपसे पूछा गया था sp, सो ms और sp इक्वल है, ms और sp इक्वल है, तो sp कितना हो गया, which implies sp will be 4a, sp इक्वल टू 4a। आपकी लेंथ आ गई, क्या किस चीज की लेंथ है, लेंथ ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, और साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितनी हो गई 4a। समझ में आया, अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, an equilateral triangle, an equilateral triangle is inscribed in parabola, is inscribed in parabola। कौन सा पैराबोला है, y square equal to 4ax, in parabola y square equal to 4ax such that one vertex of this triangle, one vertex of this triangle coincide with the vertex of coincide with the vertex of parabola, then find the side of, then find the side length of the triangle, side length of triangle। ठीक है भाई, सो इसके लिए भी डायग्राम चाहिए पहले। तो क्या है, सबसे पहले क्या बताया, इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। बना लेते हैं भाई, ये हो गया है ना, ये y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारा 4ax। ठीक, इसके अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल और एक वर्टेक्स कहाँ है, एक वर्टेक्स कोइंसाइड करता है पैराबोला के वर्टेक्स के साथ, है ना, वर्टेक्स का पैराबोला। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लो आप, एक इधर कट मारोगे ऐसे और एक इधर कट ऐसा आएगा, सो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देन फाइंड द साइड लेंथ ऑफ इट्स ट्रायंगल। ठीक है, सो ये टोटल तो 60 है, तो ये कितना आ जाता है 30, ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री, है ना। नेमिंग कर लेते हैं जरा, ओ ए बी, ये किया। ठीक, एक साइड बी माना आपने, ये वाली साइड इसकी बी मानी, तो ये वाली साइड कितनी हो गई, ये भी बी होनी है, और ये पूरी कितनी है बी होनी है, वो भी यहां से तो बी होगा ना। सो आधा कितना हो गया, b/2, ये b/2 हो जाएगी, है ना, ये 90 डिग्री होगा। सो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड। तो एक और नाम देते हैं इसको, क्या नाम दे, पी दे देते हैं हम, पी। इन ट्रायंगल OAP,
ओ ए पी। cos 30 कितना आता है? cos 30 विल बी OP अपॉन OA। यह आ जाएगा cos 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos 30 कितना होता है? √3/2। OA कितना है? OA कितना है? B। हमने अज्यूम किया है B इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलर ट्रायंगल। तो OP कितना आ गया? यहाँ से OP कितना हो गया? B √3/2। समझ में आया? OP कितना आ गया आपका? B √3/2। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना हो गया? कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना होगा भाई? भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस OP है ना। OP मतलब B √3/2 कॉमा यहां से यहां तक कितना है? B/2। B/2 समझ में आया कि नहीं? यहां से यहां तक OP मतलब B √3/2 और उसके बाद PA कितना है? B/2। तो A के कोऑर्डिनेट आ गए। और ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है? पैराबोला पे। पॉइंट A कहां लाई कर रहा है? पैराबोला पे। हमें B निकालना है। पॉइंट A lies on parabola। जैसे ही आप पैराबोला को इसको लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा? y² मतलब B/2 का स्क्वायर इक्वल टू 4ax। x कितना है? B √3/2। समझ में आया? यहां से देखो आप क्या बना है? यहाँ से आपका B² अपॉन 4 इक्वल टू 4ab/2 √3 और है। सो ये 2 टाइम्स गया, एक B से एक भी गया है ना। सो B कितना आ गया? 8a√3। ये आएगा ना भाई? B इक्वल टू 8a√3। ठीक, अभी अगला करा देता हूं आपको। अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। हेडिंग एक्चुअल में इक्वेशन ऑफ chord of parabola, chord of parabola bisected at given point, bisected at given point। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? सर्कल में आपने पढ़ा था ना कि सर्कल का कॉर्ड का अगर मिड पॉइंट दिया है तो उस कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी? हमने पढ़ा था, उसी टाइप का आने वाला है, उसी टाइप का आने वाला है। सो अब देखो जरा इसमें, लेट पैराबोला अपना फेवरेट, लेट पैराबोला, कौन सा पैराबोला लेंगे हम लोग? y² इक्वल टू 4ax, y² इक्वल टू 4ax। कैसा होगा ये पैराबोला? ये हो गया पैराबोला है ना। एंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालनी है और पैराबोला बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट। एंड गिवन पॉइंट हम मान लेते हैं, गिवन पॉइंट को मानते हैं x1 y1। ये हमारा गिवन पॉइंट है। ये हो गया x1 y1। ठीक है, ये पॉइंट गिवन था। सो जरा इनका नामकरण कर लेते हैं। ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया P। ठीक है, सो इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ Q,
कोऑर्डिनेट ऑफ Q एंड R आर क्या कोऑर्डिनेट लें, x2 y2 एंड x3 y3 रिस्पेक्टिवली। समझ में आया? तो इसके कोऑर्डिनेट आपने क्या लिए, x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट लिए आपने x3 y3। समझ में आया? ये आपने कोऑर्डिनेट लिए, ठीक है। सो आपके पास पॉइंट Q and R lies on parabola, lies on parabola। जैसी lies on parabola है, इसका मतलब क्या हुआ, y2 का स्क्वायर इक्वल टू 4ax2 ये होगा, एंड y3 का स्क्वायर इक्वल टू 4ax3। भाई x y की जगह x2 y3 रख सकते हो, और x y की जगह x2 y2 भी रख सकते हैं हम, तो पैराबोला, ठीक। सो ये सब हटाता हूं अभी, x1 y1 गिवन था, वो मिड पॉइंट गिवन था, ठीक। सो अगर इसमें से हम माइनस करते हैं, अब इसको माइनस करो, y3 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर कितना है कोई, 4ax3 माइनस x2, यही है, या y3 माइनस y2 क्या आ जाएगा, 4ax3 माइनस x2 अपॉन y3 प्लस y2, ठीक ना, a माइनस b a प्लस b, तो सही नीचे आ गया। और आप देखें स्लोप, ये यहां तक तो आ गया, तो स्लोप ऑफ क्यू आर कितना है, स्लोप ऑफ क्यू आर, स्लोप ऑफ क्यू आर, जरा देखो इस लाइन का स्लोप, क्योंकि हमें क्यू आर की क्वेश्चन निकालनी है, क्यू आर की क्वेश्चन निकालनी है तो इसका एक स्लोप और एक पॉइंट पता होना चाहिए। तो पॉइंट तो हमें पता है कि x हमारे को पास हो रहा है, मेन जड़ क्या है, स्लोप चाहिए। सो स्लोप ऑफ क्यू आर कितना होगा, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। आगे बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। सो y3 माइनस y2 आ गया, यहाँ से यहाँ रख दो, y3 माइनस y2 से क्या जाएगा पूरा, कितना आएगा, 4a x3 माइनस x2 अपॉन y3 प्लस y2, ये आ जाएगा। और ये x3 माइनस x2 तो बचा रह गया, इसको भी लिखो, x3 माइनस x2 गया, x3 माइनस x2 गया, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पे आया 4a y3 प्लस y2, है ना। ये देखो आप y1 क्या है, y1 मिड पॉइंट है ना, तो अगर y1 मिड पॉइंट है तो y1 इक्वल टू आप ये लिख सकते हो y2 प्लस y3/2, हो सकता है कि नहीं। सो y3 प्लस y2 कितना हो गया, 2y1, कितना हो गया, 2y1, तो स्लोप कितना आ गया, 2a अपॉन y1। ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ क्यू आर कितना आ गया, स्लोप ऑफ क्यू आर विल बी 2a अपॉन y1। समझ में आया भाई यहाँ तक, स्लोप ऑफ क्यू आर। अब स्लोप आ गया आपके पास 2a अपॉन y1, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो लाइन के इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ क्यू आर आ गया और एक पॉइंट आ गया ना पी, पी की बनता था स्लोप, और अपने पास एक पॉइंट है जहां से वो लाइन पास हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ क्यू आर विल बी, क्या होगी इक्वेशन, y minus y1 equal to the slope 2a upon y1 x minus x1, ये आएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ क्यू आर है। तो थोड़ा सा इसका हिसाब किताब लगा लो यार, y1 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, y1 माइनस 2ax इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 2ax1, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, भाई इसको इधर किया है, इसको इधर किया है। अब इसको जरा सिमेट्रिकल एसटी के फॉर्म में ले जाना है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं या माइनस कर देते हैं 2ax1, क्या माइनस किया हमने 2ax1, तो उधर भी माइनस करोगे ना यार, ऐसा थोड़ी एक साइड करोगे, यहाँ पे क्या करोगे 2ax1। तो कितना हो गया, y1 माइनस 2ax प्लस x1 इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, ये आ गया। यह है ना, अभी क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, ये s है, t है। देखो अपने पास पैराबोला कौन सा था, पैराबोला जो हमें दिया था वो कौन सा दिया था, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना। तो यहाँ देखो y की जगह एक y एक y1 दो थे ना ये, फिर इसको इधर लाया गया और 2x की जगह क्या किया गया, x प्लस x1। तो ऐसे में हम क्या कहते हैं, इसको t कहते हैं, ऐसे में क्या कहते हैं इसको t, जब ऐसे सब्स्टिट्यूशन होता है तो t इक्वल टू, ये क्या हो गया, यहाँ तो सब में आपने x को y में रिप्लेस कर दिया पूरे में, तो t इक्वल टू s1 वेयर t इक्वल टू क्या है आपका y1 माइनस 2ax प्लस x1 एंड s1 इक्वल टू क्या हो गया y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। समझ में आया, t का मतलब समझ में आया तो क्या है कि एक y को एज इट इज और एक को y1 से रिप्लेस, 2x में से एक x को चेंज किया और एक को एज इट इज रखा, और s1 का मतलब क्या है, सब में x और y1 रिप्लेस हो गए। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी उस कॉर्ड की इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट दिया होता था यही आता था t इक्वल टू s1, पैराबोला में भी आपको याद रखने के लिए t इक्वल टू s1 ही याद रखना। ठीक है, t इक्वल टू s1, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं। चलो इसके बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इसी बेस पे दो क्वेश्चन कर लेते हैं। Find the equation of chord of parabola. Find the equation of chord of parabola. Chord of parabola. Y square equal to 8x having slope 2 if midpoint of chord lies on the line x equal to 4. Find the equation of chord of parabola y square equal to 8x having slope 2 if midpoint of chord lies on the line x equal to 4. ठीक है, चलो बनाते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 8x, कैसा बनेगा,
ऐसा कुछ बनेगा भाई। इस कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है। ठीक, ये मिड पॉइंट जो है हमारा x1 y1 हमने अभी माना था। ठीक, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि जो कहा गया लाइज ऑन x इक्वल टू 4, तो इसका जो x1 हो गया वो कितना हो गया 4। y1 का हमें आइडिया नहीं है, रखते हैं 4 y। ठीक है, ये कॉर्ड इसका फोकस कितने पे होगा, फोकस कितने पे होगा a,0 मतलब 2,0 इसका फोकस होगा। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। इसका नाम मैंने P दिया, इसका नाम Q, इसका नाम R। अब आता है इक्वेशन स्लोप ऑफ PQ कितना है, वो 2 है। स्लोप ऑफ PQ कितना दिया है आपको, 2 दिया है। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ PQ क्या आती है हमारी, इक्वेशन ऑफ PQ क्या आती है भाई, आप लोगों ने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, T इक्वल टू S1, ये मिड पॉइंट है ना, S1 का ये x1 तो क्या आता है, T क्या होता है बेटी, y स्क्वायर। सो y स्क्वायर मतलब y1 है ना, माइनस 4, ठीक है ना, और 2x जहाँ है वहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस x1 हो जाएगा, क्या होगा x प्लस x1। तो हम क्या करते हैं 4 प्लस x, ये होगा ना, एक x चेंज किया, किससे चेंज किया हमने, x1 से जो कि 4 है, और दूसरा वाला है इक्वल टू S1। S1 क्या होता है, ये 4,y1 पूरे पैराबोला में लिखा जाएगा, क्या आएगा y1 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4, ये होगा ना, x1 y1 पूरा रिप्लेस कर दिया गया है, x1 किससे रिप्लेस हुआ 4 से। समझ में आया, थोड़ा सा हिसाब किताब लगाओ इसका। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जरा हिसाब किताब लगाते हैं अपन, y1 इक्वल टू, इधर ले जाए इसको 4x माइनस 4x है ना, उधर हो जाएगा प्लस 4x, ये हो गया प्लस 16 इधर, माइनस 32 ये रहा, प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है ना, इधर सब एक्साइड किया है, बस सभी को एक्साइड किया गया। तो स्लोप कितना है इस लाइन का भाई, y इक्वल टू कितना हो गया 4/y1 x प्लस y1 माइनस 16/y1, ये होगा, तो y1 से पूरे में डिवाइड किया गया और कुछ नहीं। ठीक है, ये माइनस है ये। अब देखो स्लोप कितना दिया था, किसकी इक्वेशन है, PQ की, ये किसकी इक्वेशन है, PQ की है ना, इसका स्लोप कितना था 2। सो ये होता है ना स्लोप, जो x का कोएफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है, तो 4/y1 कितना है 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question 4/y1 इक्वल टू 2, तो y1 कितना हो गया, y1 2 होगा कि नहीं, तो होना चाहिए ना भाई y1, इसको इधर रख दे, इसको इधर रख दे, y1 इक्वल टू 2, तो y1 इक्वल टू 2 आ गया, तो इक्वेशन ना देगी, एंड इक्वेशन ऑफ PQ कितना आएगा, y इक्वल टू 4/2, कितना हो गया 2x प्लस 2 माइनस 8 बाई 2, और यहां से माइनस 2 माइनस 8 कितना हो गया। सो आपके इक्वेशन आ गई किसके, कॉर्ड की, जिसका मिड पॉइंट क्या था 4,y1 था। समझ में आ गया। अभी लेते हैं और दूसरा क्वेश्चन,
find the locus of midpoint. Find the locus of midpoint of family of chord lambda x plus y equal to 5, where lambda is parameter. Lambda is parameter of parabola x square equal to 20y. आपको देखो क्या क्या दिया है. Find the locus of midpoint of family of chords. This है ना, ये chords दी हुई है, इसके midpoint का locus निकालना है of the parabola x square equal to 20y. ठीक है, चलो x square equal to 20y किस टाइप का पैराबोला है? U टाइप का होगा, है ना, ऐसा कुछ होगा. ठीक है, उसके बाद ले लेते हैं अपन ये R ये Q, ये इसी फैमिली में से है, R Q इसी फैमिली में से है. इसका मिड पॉइंट P लिया, जिसका लोकस निकालना है H, K. क्या हो गया? H, K, इसका लोकस निकालना है. सो इक्वेशन ऑफ R Q क्या आएगी? इक्वेशन ऑफ R Q, P क्या है? P is midpoint. So इक्वेशन ऑफ R Q हमने क्या पढ़ा? T इक्वल टू S1. हमने ये पढ़ा है ना, T इक्वल टू S1. सो T इक्वल टू S1, तो इसमें कितना होगा भाई? HX कितना हो जाएगा? 1x और एक x से रिप्लेस होगा, राइट. फिर कितना है? -10, 20y है ना, तो 2y की जगह क्या आ जाएगा? y प्लस k. कोई दिक्कत नहीं. इक्वल टू S1 की जगह क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस 20k. यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो कितना आ गया? जरा हिसाब लगाओ. hx माइनस 10y इक्वल टू 10k और माइनस 20k प्लस h स्क्वायर. ये होगा ना, इस माइनस 10k को उधर ले गया मैं. तो कितना हो गया? hx माइनस 10y इक्वल टू h स्क्वायर और ये -10, ये हो गया. ठीक है, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ PQ है, इक्वेशन ऑफ PQ. और ये भी क्या है? ये भी इक्वेशन ऑफ PQ है ना, लैम्डा x प्लस y इक्वल टू 5, ये भी इसी की इक्वेशन है. सो इन दोनों के कोएफिशिएंट की रेशियो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन RQ और QR is lambda x plus y equal to 5, ये होता है. ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? लैम्डा अपॉन x इक्वल टू, ठीक, x वाला x वाले के, y वाला y वाले के, 1 अपॉन -10, है ना, इज इक्वल टू, इसका कांस्टेंट कितना है? 5. इसका कांस्टेंट कितना है? h स्क्वायर माइनस 10k. समझ में आया कि नहीं? ठीक है, सो यहां से कितना आ गया? h, इन दोनों को इक्वेट कर दो तो h आ जाएगा. कितना आएगा? यार लैम्डा कितना आ जाएगा? -x/10, कितना आ जाएगा? और इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो
लैम्डा कितना आ जाएगा 5h अपॉन h स्क्वायर माइनस 10 यही आएगा ना भाई। इसको और इसको स्प्लिट करा तो लैम्डा कितना आया हमारा 5h अपॉन h स्क्वायर माइनस 10 इन दोनों का स्प्लिट करा तो लैम्डा कितना आया -h अपॉन 10 है ना। अब ये दोनों लैम्डा है तो दोनों इक्वल होने चाहिए ना, ये दोनों लैम्डा है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। सब इक्वल होना चाहिए इसका मतलब क्या होगा -h अपॉन 10 will be equal to 5h अपॉन h स्क्वायर माइनस 10 के। ठीक है h हमारा 0 नहीं है, ठीक है वर्टेक्स पे नहीं है, ठीक है तो h से h आप उड़ा सकते हो, आपको कोई मना नहीं करने वाला। सो इधर से इधर, इधर से इधर, तो क्या आएगा h स्क्वायर माइनस 10 के इक्वल टू 50 है ना। फिर कितना हो गया भाई, इसको बस हिसाब किताब कर लो। फॉर लोकस क्या करते हैं h के विल बी रिप्लेस बाय x एंड y, h के विल बी रिप्लेस बाय x एंड y, तो कितना आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस 10y इक्वल टू 50। क्या माइनस साइन उधर कर लो x स्क्वायर माइनस साइन जाएगा उधर कितना आ जाएगा -50 और ये हो जाएगा 10। So this is the required locus. समझ में आया ना, this will be the required locus। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आता है इसमें हेडिंग पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। हेडिंग डालते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। ठीक है सो अपना फेवरेट पैराबोला लेके चलेंगे। सो लेट पैराबोला कौन सा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसी पे थ्योरी डेवलप करेंगे। ठीक है सो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये बना लिया आप लोगों ने, समझ में आया कौन सा पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax and given point x p ले लेते हैं p x1 y1 है ना। यहां माना मैंने p x1 y1, ये कोई पॉइंट माना आपने p, ठीक है ना एंड गिवन पॉइंट x1 y1। अब ये बाहर है पैराबोला के x1 y1 या अंदर है देखने से बाहर लग रहा है। मैथमेटिकली क्या कहते हैं, मैथमेटिकली कैसे देखेंगे, मेजर तो नहीं करेंगे स्केल ले लेके देखते हैं। ठीक सो इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन गिराते हैं। ठीक है जहां जहां पर करता है इसका नाम लेते हैं, q हो गया ये m हो गया, ये नाम लिया। ठीक है सो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 तो फिक्स होगा, x1 फिक्स होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट कोई भी हो सकता है, दूसरा कोऑर्डिनेट हमने ले लिया इसको y2, इट कैन बी समथिंग, इट कैन बी समथिंग है ना। x1 तो सीधा सीधा है ना, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 0। समझ में आया कि नहीं। इसके बाद अगर आपको ये समझ में आ गया इसका मतलब क्या है Pm will be greater than if, यहाँ पे लिख लेते हैं if P is outside,
हमने माना पी आउटसाइड है, तो पीएम क्या होगा, विल बी ग्रेटर देन एम क्यू या क्यू एम, होगा कि नहीं भाई। पीएम जो होना चाहिए वो क्यूएम से ज्यादा होना चाहिए, तभी बाहर जाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। या आप कह सकते हो पीएम का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूएम का स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है। तो पीएम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। कैसे भाई, x1 माइनस x1 का स्क्वायर क्या होगा, x1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, इज ग्रेटर देन क्यूएम स्क्वायर कैसे निकालेंगे भाई, x1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 का स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, है ना। सो ये कितना हो गया, तो खत्म, ये भी खत्म, 0 है। सो यहाँ से कितना हो गया, y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन y2 स्क्वायर, और y2 कहाँ लाई कर रहा था, कर्व पे। कहाँ पे लाई कर रहा है, कर्व पे। तो y2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4ax2, y2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4ax1। So it will be y2 स्क्वायर ये कह रहा है 4ax1 हो जाएगा, क्योंकि x1 y2 कहाँ पे लाई कर रहा था, पैराबोला पे, इस वाले पैराबोला, है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इज ग्रेटर देन 0 आ गया, है ना। तो क्या चीज ग्रेटर देन 0 आया, s1 आया है। क्या आया है, s1। देखो आप कर्व था उसमें x1 y1 रिप्लेस हो गया, सो क्या आ गया, s1 इज ग्रेटर देन 0। समझ में आया, जब s1 इज ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट b लाइज आउटसाइड ऑफ द पैराबोला। ठीक, अगर यहाँ लेस देन करके चलते तो क्या हो जाता, वो इनसाइड हो जाता भाई। जब अंदर आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा ना, तो ये छोटा हो जाएगा अंदर, pm will be less than qm हो जाएगा उसमें, राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, s1 is less than 0, जब ये क्या होगा, p अंदर होगा, और ऑन द पैराबोला होगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो तीनों को मैं लिख देता हूँ इकट्ठा। तो यहाँ से समरी क्या आती है, इफ p is outside of parabola, तो क्या आता है, s1 is greater than 0, ये आता है। if p is inside of parabola, तो क्या आना चाहिए, s1 will be less than 0, और s1 equal to 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, if p lies on parabola, क्या होगा, s1 will be 0। s1 क्या है भाई, where s1 equal to y1 square minus 4ax1, ठीक है ना। तो ये पंगा नहीं होना चाहिए कि s1 क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल वाले में कर्व में x1 y1 रिप्लेस कर रहे हैं। और ये हमने पहले वाले सर्कल में भी देखा था, ऐसे सर्कल में भी ऐसे देखा था ना आपने, आउटसाइड है तो s1 इज ग्रेटर देन 0, इनसाइड है तो लेस देन 0। तो आपको याद करने में आपको हेल्प मिलती है इससे। चलो भाई क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट, find the position of point P1, 3 with respect to y square equal to 4x and
x स्क्वायर इक्वल टू 8y, ठीक है ना। सो पोजीशन 13 पॉइंट दिया है ना। सो इसके लिए लेट s डैश कह रहा हूं इसको, क्योंकि तो है ना y स्क्वायर माइनस 4x है ना। दूसरा कर्व हमारा क्या है, x डबल डैश कह रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 8y, दो कर्व हो गए। अब इसमें अगर वो पॉइंट डालता हूं which imply s1 s1 है ना, s1 मतलब पॉइंट डालते हैं, जरा पॉइंट डालने जरा क्या आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 क्या आ गया 5, ग्रेटर देन 0 आ गया, आया कि नहीं ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 आया मतलब इस कर्व के तो बाहर है, इस कर्व के बाहर। दूसरा वाला देखते हैं जरा, इसमें s डबल डैश 1 कर क्या आएगा इसका, x स्क्वायर, x मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 8y माइनस 8y हो गया। सो 1 माइनस 24 कितना हो गए -23 लेस देन 0, तो इसके कहां पहुंचा अंदर, which implies point P outside of इसके आउटसाइड क्या भाई, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड इनसाइड ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 8y। समझ में आ गया, बहुत इजी चीजें पढ़ते हैं हम लोग, कोई टफ चीज नहीं पढ़ते हैं। वैल्यू डालो, पॉजिटिव आ गया तो बाहर और नेगेटिव आ गया तो अंदर, कोई भी कर सकता है ना, चौथी के बच्चे लोग कर सकता है कि डाल दो, वो जैसे डालेगा वो चेक कर सकता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं जरा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द पॉइंट a, 2a is interior region bounded by the parabola, क्या parabola, y square equal to 16x and double ordinate through the focus and double ordinate through the focus, then find the value of a, then find the value of a, ठीक है ना। क्या है भाई, ये पॉइंट इंटीरियर रीजन बाउंडेड बाय दिस, इसके अंदर है ना, एंड डबल ऑर्डिनेट थ्रू द फोकस, इन दोनों के बीच में घूम रहा है। कौन सा पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 16x, तो ये हो गया। फोकस कितना हो गया इसका 4,0 है ना, फोकस कितना हो गया 4,0। डबल ऑर्डिनेट थ्रू द फोकस मतलब क्या हो गया, लेटस रेक्टम, डबल ऑर्डिनेट थ्रू द फोकस मतलब क्या हो गया, लेटस रेक्टम। ये पॉइंट बी है कोई a, 2a, इसके बीच में लाई कर रहा था, a, 2a के बीच में क्या कर रहा था, लाई कर रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या होगा, जल्दी से जल्दी बोलने का, 2a का स्क्वायर माइनस 16a should be less than 0, should be less than 0, यही होता है ना भाई, इसका अंदर लाई कर रहा है, अंदर ही कहा था ना भाई तुमसे, किधर का है कह दिया, यहां तक समझ में आता है। एंड यहां से यहां तक के बीच में चल रहा है, यहां से यहां तक के बीच,
तो ए कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक चल सकता है, 0 से लेके 4 तक। ए कहां से कहां तक चल सकता है, 0 से लेके 4 तक, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। सो ए लाइज बिटवीन 0 to 4। समझ में आया? तो यहां से क्या हो गया, 4a² लेस देन 16a एंड a lies between 0 to 4। ये होगा ना। फिर यहां से a से a उड़ा दें, a 0 नहीं है, a हमारा 0 नहीं है, तो उड़ाने में कोई भी शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 4 a is less than 4 and a belongs to 0 to 4। कॉमन पार्ट क्या हो गया दोनों का, ये कह रहा है 4 से कम होना चाहिए, ये कह रहा है कि 4 से कम होना चाहिए और 0 से ज्यादा होना चाहिए। ये वाला है ना कॉमन पार्ट, ये कॉमन पार्ट आया, which implies a will belongs to 0 to 4। अगर ऐसा होता है तो ऊपर वाली कंडीशन ठीक रहेंगी, नहीं तो मजे लेने लगेंगी कंडीशन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो इसने क्या किया, इस वाले ने क्या किया कि पैराबोला के अंदर रखा आपने। सो अंदर मतलब ये इधर भी भेज सकता था, इस साइड भी ले आ सकता था, लेकिन उस साइड नहीं जाना था। उस साइड जाने से किसने रोका, इसने, कि भाई इस पॉइंट को उधर नहीं भेजना। अदरवाइज ये खाली क्या करता है कि इसके अंदर कहीं भी घुमा देगा। अब लेते हैं जरा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द पैराबोला। क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन, पैरामेट्रिक फॉर्म। सर्कल में पढ़ा था ना आपने पैरामेट्रिक फॉर्म, ऐसे होता है इसमें पैराबोला में। चलो, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द पैराबोला। तो स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे, स्टैंडर्ड पैराबोला की। सबकी बात नहीं करो जरा, यहां लिखते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और दूसरा जो बनाता हूं मैं बनाता हूं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। सो पहला ले लेते हैं, कौन सा पहला है, y² = 4ax, है ना। तो इसकी जो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है at² 2at होती है, at² 2at। सो आप रख के देख सकते हो, x की जगह क्या रखेंगे at² और y की जगह क्या रखेंगे 2at। तो दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, तो आती है। ठीक, अब y² = -4ax हो जाए तो, y² = -4ax हो जाए तो क्या करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे आप -at² 2at, ये हो जाएगा। ठीक है ना, -at² 2at। तीसरा रखते हैं x² = 4ay, तो इसमें क्या आता है 2at, at², ये हो जाएगा। आप ये कोऑर्डिनेट्स रख के देख सकते हैं, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है कि एक ही पैरामीटर t दो को कंट्रोल करता है, x को भी और y को भी। t दोनों वेरिएबल को कंट्रोल कर लेता है। दूसरा क्या है, x² = -4ay, है ना। तो इसमें क्या होगा 2at -at²। ये सभी आपके पैरामेट्रिक फॉर्म है ऑफ द स्टैंडर्ड पैराबोला। ठीक है ना, ऐसा नहीं किसी पैराबोला में भेज देने का, ये सब किसमें है, स्टैंडर्ड पैराबोला में ये सब पैरामीटर्स हैं। तो आज के लिए आप इतना ही पढ़ के रखेंगे।